Hi, good morning everyone. Bye. Welcome to you all in our Atimantra classes. And here we are going to describe about the topic which is human excretory system. First of all, if we talk about excretion, सबसे पहले excretion की बात करते हैं. तो हम लोग या फिर excretion से पहले बात करते हैं excretory system की. ये excretory system क्या होता है? तो बॉडी में बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. उसी तरह एक और पार्ट होता है एक्सक्रेटरी सिस्टम का. ये एक्सक्रेटरी सिस्टम हमारे बॉडी में आफ्टर रेस्पिरेशन, आफ्टर एनर्जी फॉर्मेशन, जो भी वेस्ट पार्टिकल्स बचते हैं उनमें से एक्सक्रेटरी पार्ट, एक्सक्रेटरी वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए जिस ऑर्गन का इस्तेमाल किया जाता है उन ऑर्गन को एक्सक्रेटरी ऑर्गन कहते हैं. और ये जिस सिस्टम के तहत रेगुलेट होता है उस सिस्टम को एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं. यानी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं एक ऐसा सिस्टम जो बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता हो, उसी सिस्टम को क्या कहेंगे? एक्सक्रेटरी सिस्टम. अब हम बात करते हैं नॉर्मली कि एक्सक्रेटरी सिस्टम में जो टॉपिक है एक्सक्रेशन, वो क्या होता है? एक्सक्रेशन का मतलब होता है द रिमूवल ऑफ बॉडी वेस्ट आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी. यानी बॉडी के अंदर बनने वाला वेस्ट को जब हम बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं तब इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रेशन. और ये कई तरीके से बटा है, जैसे डिसिफिकेशन, इगेशन. जैसे हम लोग जानते हैं कि इगेशन में क्या होता है, जो जनरली बॉडी के वेस्ट होते हैं किस रूप में, सॉलिड या लिक्विड, लिक्विड के रूप में, और उसको हम लोग जब रिलीज करते हैं नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट, उसको इगेशन के रूप में भी कहते हैं और एक्सक्रेशन भी कंसीडर करते हैं. लेकिन डिसिफिकेशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बॉडी से सॉलिड वेस्ट रिमूव होता है. यानी स्टूल, फिकस, ये जो सॉलिड वेस्ट होते हैं जो हमारी बॉडी से लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू रिलीज होते हैं, इसको हम लोग डिसिफिकेशन में कंसीडर करते हैं. अब बात करते हैं बच्चों, एक्सक्रेशन तीन टाइप के जनरली होते हैं. एक होता है यूरियोटॉलिक, एक होता है यूरिकोटॉलिक और एक होता है अमोनियोटॉलिक. तो यूरियोटॉलिक, यूरिकोटॉलिक और अमोनियोटॉलिक में क्या डिफरेंस है? यूरिकोटॉलिक और अमोनियो. अब देखो, यूरियोटॉलिक ये हमारे में पाया जाता है, हम ह्यूमन हो गए या फिर आप एनिमल्स में भी कंसीडर कर सकते हो. जो एनिमल्स होते हैं जितने भी, क्योंकि जितने भी एनिमल्स या ह्यूमन हम लोग होते हैं ना, हम लोग जो वेस्ट रिलीज करते हैं बॉडी से यूरियोटॉलिक प्रोसेस के अंतर्गत, क्योंकि हमारा वेस्ट होता है यूरिया के रूप में. किस रूप में होता है? तो हम लोग जो अपने बॉडी के अंदर से वेस्ट रिलीज करते हैं वो यूरिया के रूप में होता है और इसीलिए हम लोग किसमें कंसीडर होते हैं? यूरियोटॉलिक. सेकेंड केस बात करते हैं यूरिकोटॉलिक. तो यूरिकोटॉलिक मतलब इसमें ऐसा वेस्ट होता है जिसको कहा जाता है यूरिक एसिड. और ये यूरिक एसिड जनरली छोटे छोटे जीव रिलीज करते हैं, जैसे बर्ड वगैरह हो गया, ठीक है, पक्षी वगैरह हो गया. ये सब क्या होता है? ये सब जितने भी बर्ड वगैरह हो गए, पक्षी वगैरह हो गए, ये सब यूरिक एसिड रिलीज करते हैं. क्या रिप्टाइल्स इसमें कंसिडर होते हैं? रिप्टाइल्स भी इसी में कंसिडर होते हैं क्योंकि वो भी यूरिक एसिड में ही रिलीज करते हैं, ठीक है. लेकिन अगर हम बात करते हैं अमोनियोटॉलिक, तो नाम से ही पता चल रहा है जो अमोनिया के रूप में यानी NH3 के रूप में वेस्ट रिलीज करता हो, ये हो जाता है आपको क्या? अमोनियोटॉलिक. और इसमें कौन कंसिडर हो? फीसर हो जाएंगे. जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स जनरली होते हैं, जैसे फिश, एम्फीबियंस होते हैं क्या, एम्फीबियंस, फ्रॉग वगैरह, फिश, फ्रॉग, सब कंसीडर हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि ये सारे आपको अमोनिया के रूप में बॉडी वेस्ट रिलीज करते हैं, ठीक है. अच्छा बच्चों, अब हम अगर बात करेंगे वेल वगैरह भी कंसीडर होंगे. वेल का भी, हाँ, यूरिक एसिड के नहीं, वेल आपको आई थिंक यूरिया में कंसीडर होगा. आई थिंक इनका वॉमिटिंग यूरिक एसिड का होता है और इनका जो है ना, लेट अस कंसिडर अबाउट इट नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टाइम. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं. और क्या बोल रहे थे अभी? सेकेंड अमीनोटॉलिक. अमीनोटॉलिक. अच्छा ये बताओ, हमारे बॉडी के किस ऑर्गन से अमोनिया, इसको कट कर दिया जाएगा. अब ये बताइए, हमारे बॉडी के किस पार्ट से अमोनिया का रिलीजमेंट होता है? अगर मैं पूछूं कि अलग से हमारे बॉडी में क्या कोई ऐसा हिस्सा है जो अमोनिया को रिलीज करता है? लीवर. और आपको पता है कि अमोनिया हमारे बॉडी में टॉक्सिक जिस वक्त रिलीज होता है उस वक्त हमारे बॉडी में अमोनिया टॉक्सिक नहीं होता, लेकिन फिर ये टॉक्सिसिटी खुद क्रिएट करता है क्योंकि ये अमोनिया हमारे बॉडी से क्या चीज को एब्जॉर्ब करने लगता है? वाटर को. और फिर ऐसे ही वेस्ट को रिलीज करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? अब अमोनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? फेगोसाइटिस सेल. ये क्या करते हैं? अमोनिया को किस में बदल देते हैं?
अमोनिया को सब बदल देता है प्रोटीन के प्रोटीन। बोलिए, प्रोटीन में बदल देते हैं ना, और ये प्रोटीन फिर हमारी बॉडी को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, अदर फंक्शन है ना। तो कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी को खत्म करने के लिए बॉडी के कई ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन अगर कभी पूछा जाए बॉडी के किस ऑर्गन से अमोनिया का फॉर्मेशन अलग से होता है, तो आंसर क्या होगा, लीवर। तो अब चलिए हम लोग बात किए कि ये टाइप ऑफ आपको एक्सक्रीशन हो गए जनरली, कि हाँ भाई यूरियाटॉलिक आ गया, यूरिकोटॉलिक आ गया, अमोनियाटॉलिक आ गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम डायग्राम इसीलिए बना दिए ताकि थोड़ा आसान हो जाए समझने में, कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो मेन ऑर्गेन होते हैं, जिसके थ्रू हम लोग बॉडी से सबसे मेन वेस्ट को रिलीज करते हैं, यानी यूरिया को रिलीज करते हैं, यानी यूरिन को रिलीज करते हैं, वो ऑर्गेन होते हैं आपके किडनी। क्या होता है, किडनी। अगर हम बात करते हैं कि हमारे बॉडी में कितना किडनी पाया जाता है, तो हमारे बॉडी में 2 किडनी पाया जाता है। आप देख पा रहे हो, एक ये और एक ये, तो 2 किडनी इज फाउंड। सेकेंड केसेस बात करें, अगर इस हमारे किडनी की बेसिक यूनिट की बात करें, बेसिक यूनिट मिलियंस में पाया जाता है, और ये बेसिक यूनिट का नाम क्या होता है, नेफ्रॉन। क्या नाम होगा बच्चों, नेफ्रॉन। इसके बारे में भी यही है, जब इसके बारे में हम समझाएंगे आगे नेफ्रॉन कैसे काम करता है। तो नेफ्रॉन हमारा होता है, और नेफ्रॉन हमारे बॉडी में कितने में पाया जाता है, अप्रोक्स कोई बता पाएगा, 304 में 300 मिलियन अप्रोक्स। हाँ, ये कह सकते हैं कि 300 मिलियन अप्रोक्स आपको पाए जाते हैं बॉडी में, क्योंकि अब ये डिपेंड भी करता है ना कि बॉडी का साइज क्या है, उस हिसाब से भी तो बॉडी का किडनी का भी साइज डिसाइड होगा। तो जिस समय साइज छोटा रहेगा तो कितना भी रहेगा तो अमाउंट कम ही रहेगा, और जब बॉडी ग्रोथ कर जाएगा, एडल्ट हो जाएगा, तो कितना भी रहेगा तो अमाउंट ज्यादा ही रहेगा। तो अप्रोक्स मान के चलते हैं, चलिए ठीक है। अब बेसिक यूनिट हमारी हो जाती है किडनी। किडनी में स्टोन हो सकता है, हाँ, काहे ना हो सकता, लेकिन बिल्कुल हो सकता है, किडनी में भी स्टोन होता है। लेकिन अभी पहले हम बात करें हमारे मेन टॉपिक की, फिर अगर हम उस पर कंफ्यूजन करेंगे तो थोड़ा ठीक है। अगर हम बात करते हैं हमारे फंक्शंस की, कि किडनी का मेन फंक्शंस क्या होगा, वैसे भी हम आपको अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम बताने के लिए समझा रहे हैं, तो फिर उसी पे फोकस करते हैं। फंक्शंस क्या है आखिर किडनी का, अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ किडनी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। फिल्ट्रेशन ऑफ, बिल्कुल सही बात बोला। और अगर मैं एक सवाल इस पे पूछ दूं कि हमारे बॉडी का फिल्ट्रेशन यानी ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है, तो अगर मान लो कि कोई व्यक्ति को किडनी अगर फेल हो जाता है, तो किडनी फेल हो जाता है तो हम उसको किस पे रखते हैं, डायलिसिस पे रखते हैं, है ना, हेमोडायलिसिस पे रखते हैं। और ये डायलिसिस, जिसको कि हम लोग आर्टिफिशियल किडनी के नाम से जानते हैं, तो आखिर ये डायलिसिस करता क्या है, सर वही किडनी ब्लड, ये डायलिसिस क्या करता है, किडनी के जैसा ही काम करता है। एक डक्ट होता है जो बॉडी के अंदर से ब्लड को खींचता है, और एक डक्ट होता है जो उस मशीन के थ्रू उस इम्प्योर ब्लड को प्योर करके दूसरे डक्ट के थ्रू बॉडी के अंदर डालता है। वो भी किस में, आर्टरी में या वेन्स में, आर्टरीज में डालेगा, क्योंकि आपको पता है कि आर्टरी इज द कैपिलरी of the blood vessels of the body which is used to carry oxygenated blood, and which one carry deoxygenated, veins। Okay, तो फंक्शंस बात करते हैं तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है। और नेक्स्ट बात करते हैं इसके शेप की, कि आखिर ये किडनी का शेप कैसा होता है, तो कैसा शेप होता है, बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर, बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर, बीन शेप, जिसको कि हम लोग हिंदी में राजमा के नाम से भी जानते हैं, बिल्कुल राजमा जैसा, और कलर भी वैसा ही होता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये समझ में आ गया, ठीक। अब देखिए, अब सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोगों का जैसे यूरिन बना, तो आपको पता है कि किडनी के अंदर एक नेफ्रॉन का ये तस्वीर है, सिंगल नेफ्रॉन लिए, क्योंकि हर एक नेफ्रॉन में यही सिलसिला चलता है। तो हमने सिर्फ एक नेफ्रॉन का ले लिया, और अगर एक नेफ्रॉन का हम स्ट्रक्चर को समझा पाए तो इसका मतलब पूरे किडनी का हम लोग स्ट्रक्चर समझ लिए, क्योंकि इसी से मिलकर बना है ये, और इसके अंदर जो चीजें हो रही है वो यही हो रही होगी। तो चलिए हम लोग इसको डील करने से पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ये 2 किडनी, अभी किडनी से जुड़ा होता है आर्टरी, लेकिन हम लोग इसको रेनल आर्टरी और रेनल वेन कह सकते हैं। ये क्या करता है बच्चों, यही ब्लड कैरी करके किडनी में लाता है, यानी दीज आर द थिंग्स विच कैरी द ब्लड, और यही वो डक्ट है जिधर से फिर प्योर ब्लड बन के जो है निकल भी जाता है। तो अब मान लीजिए कि यहाँ आउटर के थ्रू हमारे बॉडी में क्या है, इम्प्योर, हमारे किडनी में इम्प्योर ब्लड है। अब ये इम्प्योर ब्लड इसके अंदर जाएगा, और इसके अंदर जाने के बाद क्या होता है वो देखिए, क्योंकि पहले इसको समझेंगे और फिर इसको समझेंगे। अब ये क्या होता है, सबसे पहले ये घुसता कहाँ है, अच्छा ये बताइए, 2 मोड है, एक एफरेंट एक है एफरेंट।
अगर मैं बात करूं कि ब्लड आएगा अब इस नेफ्रॉन में, लेकिन इसके थ्रू आएगा या इसके थ्रू आएगा? एफरेंट के थ्रू ब्लड आएगा। और एफरेंट के थ्रू जब ब्लड आएगा तो किस में जाएगा? ग्लोमेरुलस में जाएगा। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि ग्लोमेरुलस में जो चीजें होती है उसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यानी ग्लोमेरुलस में क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। और इसको हम और तोड़ देंगे तो इसमें 3 चीजें होती है। पहला अल्ट्रा, दूसरा री एब्जॉर्प्शन, या इसको हम लोग एक नाम से एब्जॉर्प्शन के भी नाम से जान सकते हैं। हाँ, और एक होता है बच्चों क्या बोलता है आपको? फिल्टरेशन। आप समझते हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर ये 3 चीजों का क्या मतलब होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्योंकि ग्लोमेरुलस में ब्लड आया तो ब्लड को अभी सबसे पहले जो फिल्टर करने वाला होगा वो कौन होगा? ग्लोमेरुलस होगा। तो ग्लोमेरुलस में क्या होता है ना, सिलेक्टिव फिल्ट्रेट मेम्ब्रेन होते हैं। और ये सिलेक्टिव फिल्ट्रेट मेम्ब्रेन किसी खास चीजों को ही सिलेक्ट करते हैं। जैसे तुम याद करो, हमारे सेल में कोई फॉरेन पार्टिकल्स आएगा तो कौन चीज ऐसा होगा सेल का आउटर मेम्ब्रेन जो उसको रोकेगा? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कहते हैं? सेल का सिलेक्टिवली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह भी सिलेक्टिव चीजों को सेल के अंदर घुसने देता है। ठीक उसी प्रकार ये ग्लोमेरुलस के अंदर ये 3 चीजें होती है, लेकिन उससे पहले इसके अंदर जो मेम्ब्रेन पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं सिलेक्टिव फिल्ट्रेट मेम्ब्रेन। और ये तीनों मेम्ब्रेन एंडोथेलियम, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन और फिल्ट्रेट स्लिट से बना होता है। और इसका क्या काम होता है वो हम आगे बताएंगे। पहले हम ये समझाते हैं कि ग्लोमेरुलस अल्ट्रा एब्जॉर्प्शन फिल्ट्रेशन का क्या मतलब हुआ। जैसे ग्लोमेरुलस में ब्लड आया तो ब्लड इम्प्योर है, अब वो ब्लड आया तो ये अल्ट्रा यानी पहले अधूरा फिल्ट्रेशन करेगा। क्या करेगा? अधूरा करेगा। फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन, जब अधूरा हो गया तो जो बचा हुआ वेस्ट होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और उस एब्जॉर्ब का पूरा फिल्ट्रेशन, यानी इसका क्या मतलब होगा? पूरा, यानी पहले अधूरा फिर बचा हुआ को एब्जॉर्ब करके फिल्ट्रेशन के थ्रू पूरा फिल्टर करेगा। यानी इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किया तो अब ये बताइए कि ग्लोमेरुलस के बारे में आगे एक टॉपिक है कि इट इज नॉट फिल्ट्रेट प्लाज्मा प्रोटीन। यानी ग्लोमेरुलस का है कि इट डजंट, ठीक है, इट डजंट फिल्टर प्लाज्मा प्रोटीन। तो भाई ये प्लाज्मा प्रोटीन हमारे बॉडी में थोड़ा बड़ा साइज का होता है ना। ग्लोमेरुलस क्या होता है ना? सिलेक्टिव होता है। और दूसरी बात, ग्लोमेरुलस का जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होता है वो काफी छोटा छोटा होता है। और ये जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं ना, जो ब्लड में सबसे पहले पाए जाते हैं, काफी बड़े बड़े होते हैं। तो अब तुम ही बताओ, क्या फिल्टर पेपर से कभी कोई बड़ी चीजें पार हो पाती? नहीं पार हो पाती। अच्छा, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि इसका फिल्ट्रेशन का जो यूनिट होगा उसका नैनोमीटर बहुत छोटा होगा, साइज बहुत छोटा होगा। और ये जो आपका प्लाज्मा प्रोटीन इसका साइज बहुत बड़ा होगा। तो फिर इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू पहले ही सेपरेट कर दिया जाता है, इसको हटा दिया जाता है। लेकिन हमारा सवाल है सर, ये प्लाज्मा प्रोटीन आखिर फिर जाता कहां? तो ये प्लाज्मा प्रोटीन वापस ब्लड में चला जाता है, यानी प्योर वाले सेक्शन में चला जाता है। इसको हटा दिया जाता है। क्यों? कि यही प्लाज्मा प्रोटीन हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा प्रोटीन के साथ मिलकर यूज हो जाता है। ठीक है, और प्रत्येक दिन कहा जाता है, मतलब माना जाता है कि 30 ग्राम प्रोटीन जो है हमारे ग्लोमेरुलस के थ्रू फिल्टर्ड होकर बॉडी में जाता है। ठीक है, ये एजम्पशन है। अब इसमें कितना अप्रोक्सीमेटी है वो तो खैर कंफर्म नहीं है अभी, लेकिन हाँ इतना जाता है। अब आगे बात करेंगे तो आगे बच्चों बोमेन्स कैप्सूल क्या होता है? अच्छा ठीक है, एक और बात करते हैं। ये एफरेंट ट्यूब्यूल्स जो है, हमने कहा एफरेंट ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं? इट कैरी ब्लड टू द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में क्या करते हैं? भेज देते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? ब्लड को ग्लोमेरुलस में भेज देते हैं। लेकिन मैं बात करूं कि आखिर ये ग्लोमेरुलस हर एक दिन यानी प्रत्येक दिन कितना फिल्टर करता है? यानी अगर मैं इसके बात करूं कि ग्लोमेरुलस का जो है GFR कितना है? GFR का मतलब समझते हो? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट। तो एक दिन में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू हमारा ग्लोमेरुलस करीब 180 लीटर आपको यूरिन को फिल्टर कर सकता है। कितना? 180 लीटर। लेकिन सवाल उठता है कि इसमें अलग अलग जो डक्ट होते हैं वो इसके फिल्ट्रेशन रेट को कम या ज्यादा कर देते हैं, मतलब बांट लेते हैं। अब देखो, सुनने में तो लगता है कि बहुत बड़ा फिल्ट्रेशन रेट है, इतना तो पीते और खाते भी नहीं, लेकिन क्षमता बता रहे, इट इज अ कैपेसिटी, कितना फिल्टर कर सकता है। क्योंकि देखो, आपका 1 ही लीटर को अगर हम बार बार एक बोतल में भरते जाएंगे तो हर बार वो बोतल में 1 लीटर जुड़ता जाएगा।
तो एक ही लीटर को हम बार बार रिपीट करें, मेरी बात समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं ये बार बार जो फिल्टर कर रहा है उसका क्वांटिटी को बस रिसाइकल के दौरान ही काउंट कर लिया कि एक दिन में ऑलमोस्ट 180 लीटर यूरिन फिल्टर कर पाता है कौन? आपका ग्लोबुलस। तो यही 180 लीटर इस ग्लोबुलस का क्या है? GFR यानी ग्लोबुलस फिल्ट्रेट रेट। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं बच्चों की ग्लोबुलस के द्वारा जब फिल्टर हो जाता है तो हमने कहा आपको यहाँ पे अभी क्या हुआ है? ग्लोबुलस में क्या हुआ है? अल्ट्रा हुआ है। अभी क्या क्या बचा हुआ है? एब्जॉर्प्शन बचा हुआ और फिल्ट्रेशन बचा हुआ। तो अब बात आती है कि अब वो चीजें फिल्टर होकर कहाँ चली जाएगी? इधर बॉमेंस कैप्सूल के थ्रू। बॉमेंस कैप्सूल क्या होता है? कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कैपिलरीज का या ट्यूब्यूल्स का बना होता है। तो इसके थ्रू जो है अब आपका वो वेस्टेज पार्टिकल है, क्योंकि यहाँ पे अल्ट्रा हो गया, अधूरा फिल्ट्रेशन हो गया। अब जो बचा कुचा वेस्ट होगा वही ना आगे बढ़ेगा जी, तो वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब पीसीटी क्या करता है कि पीसीटी जो होता है वह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कॉइल्ड है, यही पीसीटी है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब ये पीसीटी क्या कर रहा है? ये 70 से 75% जो है फिल्ट्रेशन होता है। यानी पीसीटी का नाम होता है प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल। ये प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल इस टोटल 180 लीटर का 70 से 75% H2O और मिनरल्स को क्या कर देता है? फिल्टर कर देता है। क्या कर देता है? अब इस पीसीटी में फिल्टर हो गया। अब पीसीटी के बाद आपको आता है हेनली लूप। तो हेनली लूप कितना करेगा जी? हेनली लूप 2 से 3% फिल्टर करता है। किसका करता है जी? H2O का, और कोई गेस करेगा? NaCl का। किसका करता है? H2O का और NaCl का। ठीक है जी। अब आता है इसके बाद हेनली लूप के बाद कहाँ चला जाता है? ये देखो डीसीटी। डीसीटी का फुल फॉर्म क्या होगा? डायक्सोमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल। और ये डायक्सोमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल में फाइनली फिल्ट्रेशन होता है। और ये डीसीटी कितना फिल्ट्रेट करता है? कोई गेस करेगा? डीसीटी फाइनली ब्लड को कितना फिल्ट्रेट करेगा? 70-75 वही कर दिया, 2 से 3% वही कर दिया, तो बचा कितना होगा? 19 से 20%। तो 19 से 20% ये फाइनल जो यानी फिल्ट्रेशन का फाइनल स्टेप कहाँ पे होता है? डीसीटी में, डायक्सोमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल में। और यहाँ पे क्या होता है बच्चों? आपको पता है फाइनली जो है वाटर एब्सॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, और वाटर यहाँ पे क्या होता है? फाइनली वाटर एब्सॉर्ब हो जाता है, और वाटर एब्सॉर्ब होने के बाद इससे प्रोड्यूस हो जाता है H2 आयंस, हाइड्रोजन आयंस, जिसको निकाल लिया जाता है। ठीक है, रेस्ट हमारे बॉडी के बाहर। तो वाटर एब्सॉर्ब हो जाता है, 19 से 20% फाइनल फिल्ट्रेशन, और H2 आयंस निकला, और यही बाद में फॉर्म होकर क्या बना लेता है? यूरिया, जिसको कि हम लोग दूसरे भाषा में कहते हैं यूरिन। क्या बनाता है? यूरिन बनाता है। तो वही हमारा यूरिन फिर क्या होगा? आप देखो ये सारी प्रोसेसेस कहाँ हुई? यहाँ हुई, मेडुला के अंदर हुई। अब ये क्या करेगा? ये इसको जो है वापस अब यहाँ से कहाँ आएगा? इसको कहेंगे क्या बच्चों? यूरेटर। क्या कहेंगे? यूरेटर में आया, और यूरेटर में आने के बाद फिर क्या होगा? यूरिनरी ब्लैडर में आपका यूरिन जमा हो जाएगा। और जैसे यूरिनरी ब्लैडर में आपका यूरिन जमा हुआ, इस यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड सेंसरी नर्व्स क्या होंगे? एक्टिव हो जाएंगे। और वो आपके पता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा ये सेंसरी नर्व्स क्या करेंगे? न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल्स भेजेंगे किसको? ब्रेन को। और ब्रेन क्या करेगा? मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू क्या करेगा? सिग्नल भेज देगा, और फिर फाइनलाइज ये कहाँ होगा? यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज हो जाएगा। तो समझ में आया? कोई दिक्कत? सत्यम अब तो कोई दिक्कत ना होगा? चलिए ठीक, आप लोग आ गया ना? यस, 18 मिनट 50 सेकंड खत्म।